नमस्कार दोस्तों। सिंहासन बत्तीसी की कहानी में आज 8वीं पुतली की कहानी सुनते हैं। 7वें दिन भी जब राजा भोज उस सिंहासन पर नहीं बैठ सके और निराश होकर जब अपने भवन की ओर आ गए तो रात भर वो ठीक से सो नहीं पाए। वो फिर दरबार में पहुंचकर पंडितों से बोले, आज तो हम इस सिंहासन पर ज़रूर बैठेंगे। आज हमें किसी भी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है। और यह कहकर जैसे ही उन्होंने सिंहासन की ओर कदम बढ़ाया, अचानक से फिर एक पुतली उनके सामने हंसती हुई आ गई। उसकी आवाज़ सुनकर सारे जो दरबारी थे वहाँ के, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और यह सब देखकर राजा भोज ने भी अपने कदम थोड़ा पीछे खींच लिए। पुतली ने अपनी हंसी पर नियंत्रण करते हुए राजा भोज से कहा, ये बात सच है कि तुम गुणवान, यशस्वी और प्रजापालक हो, इसीलिए देवताओं का यह सिंहासन तुम्हारे हाथ लग पाया है। लेकिन इस पर विराजमान होने के लिए तुम इतने उतावले क्यों हो रहे हो? भविष्य में तुम्हें ऐसा ना हो कि इसका कोई पश्चाताप करना पड़े। मैं तुम्हें अपने स्वामी राजा विक्रमादित्य के पुरुषार्थ और जन कल्याण की भावना से परिपूर्ण एक और कथा सुनाती हूँ, और इस कथा को सुनने के बाद ही तुम निर्णय लेना कि तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो या नहीं। राजा भोज ने पुतली की बात सुनकर सोचा कि इस पुतली की कथा भी सुन ही लेते हैं, कहीं वास्तव में ही ऐसा ना हो कि मुझे बाद में पछताना पड़े, क्योंकि यह भी संभव था कि मैंने तो ऐसा कोई कार्य किया ही नहीं जिससे कि मैं इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी बन जाऊं। राजा को मौन देखकर 8वीं पुतली ने कहानी शुरू की। वो बोली, हमारे राजा विक्रमादित्य कला पारखी थे। उन्हें संसार की सभी कलाकृतियां खरीदने और उन्हें राजमहल में सजाने का बहुत ही शौक था। एक दिन एक बढ़ई एक शानदार घोड़ा लेकर राजा के सामने आया और उसने यह बताया कि यह लकड़ी का घोड़ा है। तो राजा और जो दरबारी थे वो सभी एकदम आश्चर्यचकित रह गए। एक रिष्टपुष्ट घोड़ा जो देखने में बिल्कुल सजीव लग रहा था। तभी बढ़ई ने उन्हें बताया कि उसने वर्षों की मेहनत के बाद इसे तैयार किया है, और इसकी विशेषता यह है कि ज़मीन पर तेज से तेज गति से यह दौड़ सकता है, और संसार का कोई दूसरा घोड़ा इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। और ये ज़मीन के साथ साथ हवा में भी उतनी ही तेज गति से दौड़ सकता है, यहाँ तक कि सागर की लहरों पर भी। इन खूबियों को जानकर राजा उस घोड़े पर मोहित हो गए। बढ़ई के राज दरबार में आने के कारण पूछने पर बढ़ई ने बताया कि अपनी इस बेहतरीन कारीगरी के इस नमूने के बारे में मैंने काफ़ी विचार करने के बाद में यह निर्णय किया कि केवल पूरे लोक में, पृथ्वी लोक में आप ही एक ऐसे गुणग्राहक हैं जिसके पास ये घोड़ा होना ही चाहिए, क्योंकि आप ही इसका सही मूल्य मुझे दे सकते हैं। कला के पारखी राजा विक्रमादित्य ने घोड़े का मूल्य पूछा तो बढ़ई ने उन्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बताईं। राजा ने मंत्री को 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं बढ़ई को देने का आदेश दे दिया, और राजा ने घोड़ा जो है वो उससे ले लिया। अब बढ़ई उनके साथ घोड़े सहित खुले मैदान में गया। बढ़ई ने राजा को घोड़ा दौड़ाकर उड़ाकर दिखाया और उसको किस तरह से चलाना है यह विधि भी उसे बताई। राजा ने घोड़ा अस्तबल में बंधवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा को शिकार पर जाने का मन हुआ, तो उन्होंने उसी घोड़े को अस्तबल से निकलवाया और कुछ सैनिक साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर चल दिए। घोड़े को दौड़ाया तो उसकी गति देखकर वो इतने खुश हुए कि उसे दौड़ाते ही चले गए। वो घोड़ा अपने कल पुर्जों को दबाने पर संचालित होता था। उसकी तेज रफ्तार पर राजा इतने खुश हुए कि उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो अपने सैनिकों से बहुत ज़्यादा आगे निकल आए हैं। उन्होंने सोचा कि इसी तेज रफ्तार के साथ उसे उड़ाकर भी देखा जाए। उन्होंने फिर उसके कलपुर्जों को दबाया तो घोड़ा हवा में उड़कर हवा से बातें करने लगा। अब वो इतना तेज उड़ रहा था कि उस पर बैठकर खुद को संभालना राजा के लिए कठिन हो रहा था। राजा ने उसे नीचे उतारने के लिए कलपुर्जे दबाए तो वो धरती पर उसी रफ्तार से उतरा, और संभले ना जाने के कारण घने वन में एक मजबूत जो पेड़ था उसकी शाखाओं में जाके टकरा गया। बहुत जोर से टकराने के कारण वो खंड खंड होकर बिखर गया। उसके जो सारे कलपुर्जे थे वो भी दूर दूर जाकर गिर गए। अब किसी तरह राजा ने खुद को बचाया, मगर घोड़े से हाथ धो बैठे।
क्योंकि अब घोड़ा जो है वो टूट चुका था। उनके साथ जो सैनिक आए थे वो भी ना जाने उनसे कहाँ बिछुड़ गए। अब घोड़े के ना होने के कारण राजा विक्रमादित्य जो है इधर उधर वन में घूमने लगे। घंटों भटकते रहने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कुछ दूर पर एक सन्यासी की कुटिया देखी। उस ओर जाना ही चाहते थे कि एक पेड़ से उतरकर एक बंदरिया उनके सामने आ गई और उसने उछल कूद करके अपने हाव भाव से वो राजा को कुछ बताना चाह रही थी, पर राजा उसकी बात को समझ नहीं पाए। हाँ, लेकिन उन्होंने इतना जरूर किया कि वो अब उस कुटिया की तरफ नहीं गए और उन्होंने वन के वृक्षों पर लदे हुए ताज़े फल खा करके अपनी भूख प्यास मिटाई और एक पेड़ के नीचे कुछ देर विश्राम किया। शाम का अंधेरा होने लगा था। एक ओर से लंबा सफर तय करके एक सन्यासी वहां पर आया और उसने पेड़ पर चढ़ी हुई बंदरिया को संकेत करके अपने पास बुलाया और उसे अपनी कुटिया में ले गया। तो राजा जो है वो पेड़ से उतरे और दबे पांव कुटिया की ओर जाने लगे और ये देखना चाहते थे वो कि बंदरिया अपने हाव भाव और इशारों की भाषा से क्या बताना चाह रही थी। जैसे ही राजा ने कुटिया में झांक कर देखा तो उन्होंने देखा कि सन्यासी ने बंदरिया को उस जगह पर बिठाया जहां मिट्टी के 2 घड़े रखे हुए थे। एक मिट्टी के घड़े में हाथ डालकर और चुल्लू भर पानी लेकर जैसे ही सन्यासी ने बंदरिया पर छिड़का तो पलक झपकते ही वो बंदरिया एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी बनकर उसने सन्यासी के लिए भोजन बनाया, सन्यासी के हाथ पैर दबाए और इस सब करने के बाद में सन्यासी जो है वो सो गया। उन्होंने सुबह देखा कि उस सन्यासी ने मिट्टी के दूसरे घड़े पर हाथ डालकर पानी लिया, राजकुमारी पर छिड़क दिया। अब राजकुमारी फिर से बंदरिया बन गई। सन्यासी अपने साथ बंदरिया को लेकर के कुटिया से बाहर निकला और उसे आजाद करके अपने रास्ते पर चला गया। यह सब देख करके राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि जरूर ये राजकुमारी किसी शाप से शापित है और उसे अभिशाप से मुक्ति दिलाने की कोशिश करनी चाहिए। पेड़ पर बैठी हुई बंदरिया ने राजा की ओर देखकर फिर वैसे ही हाव भाव व्यक्त करने शुरू कर दिए, जैसे वो कुछ हेल्प मांग रही हो, कोई सहयोग मांग रही हो। और राजा विक्रमादित्य उसे लेकर साधु की कुटिया में पहुंचे। उन्होंने भी बंदरिया को वैसे ही दोनों घड़ों के बीच में बिठाया, फिर जैसे जैसे सन्यासी ने किया था कि एक घड़े से पानी लेकर बंदरिया पर छिड़क दिया। अब जैसे ही राजा ने उसके ऊपर पानी छिड़का तो जो बंदरिया थी वो राजकुमारी बन गई और राजकुमारी बनते ही उसने आदर सहित हाथ जोड़कर राजा से कहा कि मैं महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य का अभिवादन करती हूँ। उसकी इस अद्वितीय सुंदरता को देखकर राजा जो थे उस पर मोहित हो गए। तो राजा ने पूछा कि तुमने ये कैसे जाना कि मैं राजा विक्रमादित्य हूँ? तो वह बोली कि इसके पीछे एक कारण है। पहले तो आप मेरे विषय में जान लें, फिर आप खुद ही जान जाएंगे कि मैं आपको कैसे जानती हूँ। तो राजकुमारी ने बताना शुरू किया, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की संतान कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मैंने एक बाण ऐसा छोड़ा जो हिरन को ना लग करके एक योगी तपस्वी की भुजा को लग गया और मेरे सामने आने पर उस योगी तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया कि मैं आधा समय बंदरिया बनकर और आधा समय राजकुमारी बनकर एक तपस्वी की सेवा में गुजारा करूंगी। यह सब सुनकर मैं रो पड़ी। योगी तपस्वी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने लगी तो उन्होंने मुझ पर दया करके कहा कि मुंह से निकला हुआ श्राप मिट तो नहीं सकता, लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा होगा कि वन में भटकता हुआ जो पहला पुरुष मेरे सामने आएगा वो महान यशस्वी राजा विक्रमादित्य होगा। विक्रमादित्य का सामना होते ही मेरे श्राप का प्रभाव मिटना शुरू हो जाएगा, मगर पूरी तरह से श्राप मुक्त मैं तभी हो पाऊंगी जब मुझे साथ रखने वाला तपस्वी खुश होकर मुझे कोई उपहार देगा और उस उपहार को पाने के बाद ही मैं राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में वर्ण कर सकती हूँ। इस प्रकार हे राजा विक्रमादित्य, मैं आपके आते ही आपको पहचान गई थी कि आप ही विक्रमादित्य हैं और मुझे श्राप से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो विक्रम ने कहा कि मैं तो मगर तुम्हें तभी अपना सकता हूँ ना जब सन्यासी प्रसन्न होकर तुम्हें कोई उपहार देगा। तो राजकुमारी कामिनी ने कहा कि हाँ, और आज मैं उनके सामने आने पर उनसे उपहार मांगूंगी।
तो राजा ने उसे दूसरे घड़े का जल छिड़ककर तुरंत बंदरिया बना दिया और खुद पास ही पेड़ की शाखाओं में छुपकर बैठ गए। शाम को जब तपस्वी आया तो उसने जल छिड़का। बंदरिया से उसे राजकुमारी कामिनी बनाया। कामिनी बनी हुई राजकुमारी ने तपस्वी के पैर दबाते हुए उससे उपहार मांगा। तपस्वी ने हवा में हाथ लहराया। उसके हाथ में एक ताज़ा खिला हुआ कमल का फूल आ गया। उसे राजकुमारी को देते हुए कहा कि इसे संभाल कर रखना, यह चमत्कारी फूल है, ये हमेशा खिला रहेगा और तुम्हें रोज एक रत्न देगा। फिर कुछ देर रुक कर कहा, और मैं यह भी जान गया कि तुम्हारे जीवन में तुम्हारा मनवांछित वर राजा विक्रमादित्य आ गया है। आज से तुम श्राप मुक्त हो। राजा विक्रमादित्य को पति के रूप में वरण कर अपना शेष जीवन उनके साथ सुखपूर्वक बिताओ। यह कमल पुष्प मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को उपहार के रूप में दे देना। तपस्वी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, और यह कहकर सन्यासी ने राजकुमारी कामिनी को अपनी कुटिया से विदा कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब राजकुमारी कामिनी को खुश होते हुए कुटिया से बाहर आता हुआ देखा तो वो खुद ब खुद पेड़ से नीचे उतर आए। राजकुमारी ने उन्हें सन्यासी के उपहार की जानकारी देते हुए बताया कि वह पूरी तरह से अब श्राप मुक्त हो चुकी है। विक्रमादित्य भी बहुत खुश हुए और उन्होंने दोनों बेतालों का स्मरण किया। बेतालों ने राजा और राजकुमारी को नगर के बाहर छोड़ा और वो विदा हो गए। राजमहल में पहुंचकर राजा ने कामिनी से विधिवत विवाह किया और आराम से रहने लगे। कुछ दिनों बाद राज्य का दीवान एक गरीब व्यक्ति को पकड़कर राजा के सामने ले आया और उसने बताया कि वह कुछ बहुमूल्य रत्न बेचने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए इसे गिरफ्तार कर लिया। तो महाराज, सोचने की बात यह है कि गरीब होते हुए भी इसके पास ये रत्न कहाँ से आए? राजा ने उस गरीब व्यक्ति से पूछा तो पता लगा वे रत्न उसके द्वारा दिए चमत्कारी कमल पुष्प द्वारा ही प्रदान किए गए थे। राजा ने वो रत्न खुद खरीद लिए और नकद देकर उसे सम्मान सहित विदा कर दिया और साथ ही अपने दीवान को आदेश दिया कि यूं ही किसी को महज शक के आधार पर पकड़कर ना लाया जाए। और ये कथा सुनाकर पुतली ने कहा कि ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य, जो कला पारखी होने के कारण लकड़ी के घोड़े को भी 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर खरीद सकते थे और शापग्रस्त राजकुमारी को शाप से मुक्त करवा सकते थे। हर रोज एक रत्न देने वाले कमल पुष्प को एक बच्चे के मचलने पर ही उसे दे सकते थे। अपने दरबार में लाए गए गरीब व्यक्ति के साथ न्याय कर सकते थे। तो राजा भोज, अगर आपने ऐसा कोई काम अपने जीवन में किया है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। और यह कहकर पुतली सिंहासन पर यथास्थान समा गई। राजा भोज पुतली के मुख से इस कथा को सुनकर अपने शयन कक्ष में आज भी लौट आए और इस बात पर विचार करने लगे कि वाकई में राजा विक्रमादित्य सा जैसा साहस, उसकी जैसी दानवीरता, उसकी जैसी बहादुरी, राजा विक्रमादित्य जैसा एक भी गुण उनमें है। और इस पर विचार करते करते वो अपने शयन कक्ष में लौट आए। दोस्तों, सिंहासन बत्तीसी की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ सिंहासन बत्तीसी की अगली कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।